हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी पेपर फर्स्ट के लिए जनरल नॉलेज पेपर के लिए हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 18 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपको भेजे भी जा चुके हैं आपके ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, और किसी को नहीं रिसीव हुए हैं 18 टेस्ट अभी तक तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। टेस्ट नंबर 19 अभी डिस्कस करेंगे हम, और ये फुल लेंथ टेस्ट है, पूरे सिलेबस पे बेस्ड है, ये फुल लेंथ टेस्ट है। सभी टेस्ट में आपको जानकारी है कि हमारे एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन ही आते हैं और हम आपको भी 50 क्वेश्चन हर टेस्ट में प्रोवाइड करवाते हैं। आपके इंडिविजुअल जो यूनिट है या टॉपिक है उस पे भी और पूरे सिलेबस पे भी बेस्ड। लेट्स बिगिन। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025, इसमें मध्य प्रदेश को किस कैटेगरी में प्रथम स्थान कह सकते हैं? आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है या टॉप परफॉर्मर रहा है या गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए, मध्य प्रदेश का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट उसको मिला है, उसके द्वारा विकसित किया गया है संपदा 2.0। ये संपदा 2.0 ये विकसित किया गया है। इसमें संपत्ति हो या जो दस्तावेज है उनके स्टाम्प और जो प्रबंधन है उसको इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। सार्वजनिक सेवा में प्रौद्योगिकी का जो इसको माना गया है कि ये काफी गेम चेंजिंग है और इसका यूज भी अच्छे से किया गया है। इसके लिए इसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। 2025 में जो हुआ है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, ये 28वां ई गवर्नेंस अवार्ड था। इसका आयोजन कहां किया गया है? तो ये 22 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली बार इन अवार्ड्स में जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स हैं इनमें पहली बार जो 2025 में हुआ है 28वां, इसमें फर्स्ट टाइम ग्राम पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया है। जो ग्राम पंचायत है उनको भी डिजिटल इनोवेशन के लिए उनकी भी एक कैटेगरी, नई कैटेगरी शुरू की गई है। और इस बार जिस ग्राम पंचायत को ये टॉप किया है, जिसने या बेस्ट परफॉर्मर रहा है या जो प्रथम स्थान मिला है या गोल्ड मेडल मिला है, वो है महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र की है रोहिणी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की, और इसको ग्राम पंचायत में पहला अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश को किसमें मिला है? मध्य प्रदेश को संपदा 2.0, जिसमें जो डिजिटलाइजेशन है आपकी प्रॉपर्टी, दस्तावेज इनका, इसके लिए। और ये कौन देखता है? ये संपदा 2.0 के जरिए करवाया था। ये प्लेटफॉर्म है संपदा 2.0, और ये मध्य प्रदेश का जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल टैक्सेज सर्विसेज, वो देखता है इसको। कमर्शियल टैक्सेस सर्विसेज, जैसे आप एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें जैसे आपको प्रॉपर सर्विसेज में भी होता है ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, और अलाइड सर्विसेज में भी मिलती है। इसमें जैसे आपको शुरू में एसडीएम, फिर उसके बाद पुलिस सर्विसेज, फिर अकाउंट सर्विसेज, फिर कमर्शियल सर्विसेज, इस तरीके से आता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डिजिटल संपत्ति पंजीकरण, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न्स, जिसे हाल ही में सरकार ने प्रतिबंधित किया है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आईसीटी हमारे सिलेबस में है और उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न्स जिसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन किया है, ये किससे संबंधित है? देखिए, डार्क पैटर्न्स क्या होता है? एक ऐसा भ्रामक डिजाइन होता है जो यूजर को उन चीजों के लिए मजबूर करता है जो वे नहीं करना चाहते। कोई इसमें क्या होता है, कोई हिडन सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, कोई हिडन शुल्क होता है, इस तरीके की चीजें होती है। या आपने देखा होगा टीवी पे या कहीं पे भी कि एक लास्ट प्रोडक्ट बचा है, जल्दी ऑर्डर कीजिए, लास्ट प्रोडक्ट बचा है, नहीं तो ये सेल हो जाएगा, इस तरीके का रहता है। इसमें कुछ ड्रिप प्राइसिंग होती है जिनको छिपा हुआ शुल्क कहा जाता है। कुछ इसमें फर्जी अर्जेंसी दिखाई जाती है, फर्जी तात्कालिकता जिसे कहते हैं। और इसमें कुछ जो सब्सक्रिप्शन का ट्रैप होता है, एक अनचाहा सब्सक्रिप्शन, इस तरीके की फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, इसको कहते हैं डार्क पैटर्न। और ये गवर्नमेंट ने अब इसको बैन कर दिया है, अब ये नहीं मिलेगा सुनने को, आखिरी प्रोडक्ट बचा है जल्दी कीजिए।
ए इसका करेक्ट आंसर। गुमराह करने वाला इंटरफेस डिजाइन ये है। ऐसे डार्क पैटर्न एक ऐसा भ्रामक डिजाइन होता है जो यूजर को उन चीजों को करने के लिए मजबूर करता है जो नहीं करना चाहते, जैसे छिपे हुए कोई शुल्क या जबरदस्ती का सब्सक्रिप्शन। ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण के तहत कितने स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है? नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसके तहत मध्य प्रदेश में 730 स्कूलों को अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा है, जिन्हें ग्रीन स्कूल्स कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो पीएम श्री योजना है इसका दूसरा फेज शुरू हुआ है 2025-26 वाला, ये सेकंड फेज है और इसमें 799 स्कूलों का चयन किया गया है टोटल, जिसमें से आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रीन स्कूल्स के रूप में विकसित किया जा रहा है और इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ग्रीन स्कूल्स 730, टोटल इसमें 799 का चयन किया गया है। खनिजों के संदर्भ में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का बक्सवाहा क्षेत्र वर्तमान में किस खनिज के उत्खनन के लिए चर्चा में है? मिनरल्स का एक क्वेश्चन 100% आता है, कई बार दो भी आते हैं, और ये छतरपुर में है। बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र है। पन्ना के बाद आपने पन्ना पढ़ा होगा डायमंड के लिए। पन्ना जिले के बाद में देश का ये बड़ा हीरा भंडार यहां माना जा रहा है छतरपुर में, बक्सवाहा में। बक्सवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ये बक्सवा क्षेत्र, जहां पे अभी प्रेजेंट में हीरे के विशाल भंडारों के उत्खनन की वजह से ये चर्चा में है। और ये बक्सवा संरक्षित वन क्षेत्र में यहाँ पे एक बंदर डायमंड ब्लॉक परियोजना शुरू की है, अभी प्रस्तावित है ये जो बंदर डायमंड ब्लॉक है, और इसके लिए जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो इसका एक्सेस करेगा, माइनिंग का है। इसकी कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके, EMIL बोलते हैं उसको, आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है उसको। और इसको पट्टा मिला है खनन का यहाँ पे बक्सवा क्षेत्र में, और ये काफी बड़ी खनन परियोजना मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे हीरे के भंडार की वजह से चर्चा में है। पन्ना के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होगा जहां हीरे के भंडार मिलेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी द्रौपदी बाई का संबंध किस क्षेत्र से था? 1857 का जो विद्रोह है इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी द्रौपदी बाई ने धार रियासत से। कहां से? धार रियासत से किया था। ये वीरांगना थी जिन्होंने, आनंदराव पवार थे वो नाबालिग थे उस टाइम, राजा आनंदराव पवार, और पहले तो इन्होंने एज ए रेजेंट जो कहा जाता है, एक संरक्षिका के रूप में काम किया था उनकी, आनंदराव पवार की। और फिर उन्होंने जो रामचंद्र बापू जी है उनके सहयोग से ब्रिटिश हुकूमत का कड़ा विरोध किया था और मालवा क्षेत्र में इसको लीड किया था। 1857 में धार का जो किला है इसमें ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला किया था। और जब राजा का निधन हो गया उसके बाद जो नाबालिग दत्तक पुत्र थे आनंदराव, उनकी जगह इन्होंने धार का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया था। ए इसका करेक्ट आंसर है, रानी द्रौपदी बाई, धार रियासत। अब आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये वेबसाइट है, इसको विजिट कर लीजिएगा। आपके सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए। जनरल स्टडीज के लिए हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। जनरल स्टडीज के लिए आप myupsc.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के लिए gsnotes.in, या दोनों हमारी वेबसाइट है, या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपके एग्जाम तक ये पूरा सिलेबस और रिवीजन दोनों कंप्लीट अच्छे से करवाया जाएगा। और आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो मिनिमम 40+ तो कम से कम यहाँ से आप अचीव करके ही रहेंगे, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज भी, सिर्फ आप PDF और वीडियोज भी फॉलो कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कोर्स का है वो है प्रैक्टिस टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन PDF, और ये बड़े एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि कई सालों से इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और ना सिर्फ इस एग्जाम की बल्कि और भी एग्जाम्स की, MPPSC की। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद उसका डिटेल सॉल्यूशन का PDF पढ़िए, और फिर 1-2 दिन बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा।
वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? अभी ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के डेटा हमारे पास, और मध्य प्रदेश ने इसमें अपना दबदबा बना के रखा है मलखंब में। किसमें? मलखंब में। स्पेशली जो पोल मलखंब है, इसमें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, या तो ये पूछा जाएगा किस खेल में सर्वाधिक, तो मलखंब में। और मलखंब में भी भोपाल की है सिद्धि गुप्ता। सिद्धि गुप्ता भोपाल की है, उन्होंने पोल मलखंब में व्यक्तिगत स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली पोल मलखंब में व्यक्तिगत बालिका वर्ग में भोपाल की सिद्धि गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीता है। ये मैच करने हैं हमें, इधर प्रोडक्ट है और इधर रीजन है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यहां से एक क्वेश्चन एमपीपीएससी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, और आगे भी पूछा जाएगा। सुंदरजा आम है, ये रीवा का है। चिन्नौर धान है, ये बालाघाट का है। चिन्नौर धान, चिन्नौर चावल, चिन्नौर धान, इनके नाम से पूछा जाता है कई बार। रियावान रतलामी लहसुन है, रियावान लहसुन, रतलामी लहसुन है। और शरावती गेहूं, ये सीहोर और विदिशा। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये सही मैचिंग है। अभी आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन पे सेपरेट टेस्ट मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में मझगांव और बरहुत के उत्खनन का श्रेय किस पुरातत्ववेत्ता को जाता है? मझगांव और बरहुत, इसका जो उत्खनन है ये किसने किया है, इसकी खोज किसने की है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। इनकी जैसे बरहुत स्तूप है, ये कहाँ है? सतना में है। ये सतना में है, और ये खोज की गई थी 1873 में, सतना जिले में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र की जिंगुरदा खदान की विशेषता क्या है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, जिंगुरदा ये खदान है, इसकी मुख्य विशेषता है ये यहाँ लगभग 125 से 150 मीटर के आसपास की काफी मोटी कोल सीम होती है। कोल सीम, ये कोयला परत एशिया की सबसे मोटी कोयला परत उनमें से एक मानी जाती है। और यहाँ से सिंगरौली और जो ओबरा थर्मल पावर प्लांट है, उसको कोयले की सप्लाई यहीं से होती है, सिंगरौली। हाल ही में घोषित पुरस्कारों के अनुसार वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में किसका चयन किया है? लता मंगेशकर अवार्ड, किशोर कुमार अवार्ड, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। 2025 के लिए जो दिया है, ये संजय लीला भंसाली को दिया गया है। 2024 के लिए किसे दिया था? तो 2024 के लिए जो प्रसिद्ध गीतकार हैं प्रसून जोशी को दिया गया था 2024 के लिए, और राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड। और 2025 के लिए दिया है संजय लीला बंसाली को। डिजिटल सिग्नेचर में प्रयुक्त हैश फंक्शन का मुख्य कार्य क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर, इसमें एक हैश फंक्शन यूज किया जाता है। इसका मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? देखिए, हैश फंक्शन ये सुनिश्चित करता है कि डेटा के साथ उसका ट्रांजिट हो रहा है, उस दौरान कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो। डिजिटल सिग्नेचर में जो हैश फंक्शन है, इसका मुख्य काम किसी भी आकार का डेटा हो, कोई भी दस्तावेज हो, कोई भी संदेश हो, उसको एक निश्चित आकार की ये विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक एक स्ट्रिंग बनाता है, उसी को हैशमान या उसको मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं, संदेश डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट, उसमें बदलता है। ये कोई भी अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है, मतलब कोई भी आकार का डेटा हो, उसको ये अपने हिसाब से एक निश्चित आकार का अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग देता है, और उसी को हैशमान या संदेश डाइजेस्ट कहते हैं। और ये एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, जो डेटा की इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करता है कि हस्ताक्षर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो, उसको कहते हैं हैश फंक्शन। संदेश की अखंडता सुनिश्चित करना। कंप्यूटर नेटवर्किंग में शून्य विश्वास वास्तुकला, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का अर्थ क्या है? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर एक नेटवर्क के भीतर या फिर उसके बाहर किसी भी उपकरण पे
अपने आप स्वतः भरोसा नहीं करना एक्चुअली एक सुरक्षा मॉडल है जो मानता है कि नेटवर्क के चाहे सीमा के भीतर हो या उस नेटवर्क के बाहर हो, सुरक्षा खतरा हो सकता है। इसलिए ये हर बार वेरीफाई करता है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। और इसका अर्थ एक ऐसी सुरक्षा स्ट्रेटेजी से है जो ये मानती है कि नेटवर्क के अंदर या बाहर कोई भी यूजर या कोई डिवाइस फॉल्ट रूप से भरोसेमंद नहीं है। कभी भी भरोसा न करे, हमेशा नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई के सिद्धांत पे काम करता है। ये जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ये प्रिंसिपल पे। और जहां संसाधन तक पहुंचे उससे पहले ये अनुरोध को प्रमाणित करता है। नेटवर्क के भीतर और बाहर किसी भी उपकरण पे स्वतः अपने आप भरोसा न करना कंप्यूटर नेटवर्किंग में जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य खेल पुरस्कारों में विक्रम पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, ये सर्वोच्च खेल सम्मान है मध्य प्रदेश का, विक्रम अवार्ड। मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम पुरस्कार है और इसकी राशि को 1 लाख था पहले, अभी 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। ये पुरस्कार जो राज्य के सीनियर प्लेयर हैं उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। अब इसको 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। मध्य प्रदेश की कल्प वृक्ष योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मध्य प्रदेश की जो कल्प वृक्ष योजना है ये रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन से संबंधित है। रेशम में कीड़ों के बेहतर गुणवत्ता वाले प्रजनन के लिए कल्प वृक्ष योजना। अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार देने के लिए जो योजना है वो पवन पुत्र स्कीम है। क्या है? पवन पुत्र स्कीम है। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बेरोजगार युवा हैं उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए रिक्शा, टेम्पो वगैरह जो दिए जाते हैं रोजगार के लिए, उस स्कीम का नाम है पवन पुत्र स्कीम। और ये कल्प वृक्ष है, रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले प्रजनन से संबंधित है ये। चंबल नदी की सहायक कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहां है? चंबल नदी की सहायक नदी है कुंवारी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के शिवपुरी पठार से माना जाता है। यह नदी शिवपुरी पठार से, जो शिवपुरी प्लेट्यू है उससे ओरिजिनेट होने के बाद में फिर शिवपुरी के बाद में श्योपुर, श्योपुर के बाद में फिर आगे मुरैना, मुरैना के बाद भिंड और फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। लास्ट में उत्तर प्रदेश के ये इटावा में सिंध नदी में मिल जाती है आगे जाके, और फिर सिंध नदी आगे जाके यमुना में मिल जाती है। चंबल का जो बीहड़ रीजन है उसमें फ्लो करती है ये रिवर। बरगी व्यपवर्तन परियोजना, बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के कौन से जिले सर्वाधिक लाभान्वित होंगे? ये प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है अभी, बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? देखिए, जबलपुर, कटनी, ये मैहर, इसमें आप सतना भी जोड़ सकते हैं, ये जिले इससे लाभान्वित होंगे। रानी अवंतीबाई लोधी सागर है, इसी को बरगी बांध कहा जाता है, इसी का ही विस्तार है ये जबलपुर से, और जो नया जिला बना है मैहर वहां तक, और कटनी इसको सिंचाई सुविधा मिलेगी यहां से। एसक्यूएल में ज्वाइन ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? एसक्यूएल में ज्वाइन ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, संबंधित कॉलम के आधार पे ये 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स जो होती है उनके रिकॉर्ड को जोड़ता है ज्वाइन। एसक्यूएल में ज्वाइन का यूज होता है, 2 अलग अलग टेबल्स का जो डेटा है उसको एक की के आधार पे मिलाया जाता है, और एसक्यूएल में ज्वाइन यही करता है, टेबल्स के डेटा को किसी सामान्य कॉलम के आधार पे जोड़ के एक साथ दिखाता है ये। और ये इसका करेक्ट आंसर आएगा तालिकाओं के रिकॉर्ड को जोड़ना। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत राज्य सरकार नगर परिषदों को भंग कर सकती है? मध्य प्रदेश नगरपालिका एक्ट है, अधिनियम 1961 की धारा है ये 328।
कौन सी है? 328। इसके तहत राज्य सरकार नगर परिषदों को भंग करने या विघटित करने का अधिकार रखती है। कई बार ये 328 दे दिया जाता है, कई बार 328(1) दे दिया जाता है। 328 या 328 फर्स्ट, इसको ठीक कर दिया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज में भेजेंगे जब। सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल खोजखरा जल प्रबंधन प्रणाली मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? खोजखरा जल प्रबंधन प्रणाली, देखिए ये खोजखरा आपने पढ़ा होगा, खूनी भंडारा, कुंडी भंडारा, इसको खोजखरा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो खूनी भंडारा है या कुंडी भंडारा है, ये खूनी भंडारा का मतलब इसमें जो ब्लड है उससे नहीं है। इसका मतलब खूनी मतलब ये खूनी है, जो फारसी में उसको कहा जाता है सोर्स ऑफ वाटर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है ये एक प्राचीन भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है, और इसको फारसी का जो फारसी में प्रणाली है, इसी तरीके की एक प्रणाली है, कनात कहा जाता है उसको फारसी में, कनात उस तरीके की प्रणाली है। क्योंकि फारसी का इसलिए क्योंकि ये 1615 के आसपास जो मुगल था जहांगीर, उसके टाइम पे बुरहानपुर का जो सूबेदार था अब्दुल रहीम खान खाना, उसने बनाई थी ये खोजखरा जल प्रबंधन प्रणाली। इसको अक्सर खूनी भंडारा के नाम से जानते हैं। खूनी भंडारा का मतलब जो है वो खूनी मतलब सोर्स ऑफ वाटर, और ये बुरहानपुर में है, अंडरग्राउंड है ये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? ये पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा। अभी ये इन्हीं के पास पहले एक्टिंग थे, ये कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और अब ये 29वें चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बने हैं, 29 चीफ जस्टिस, काफी टाइम के बाद बने हैं, ध्यान रखिएगा, जस्टिस संजीव सचदेवा। आधुनिक चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म ये बाबरिया गांव में हुआ था। बाबरिया नरसिंहपुर में आता है। 1922 में इनका जन्म हुआ था, और जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्किटेक्ट ग्रुप है एक, उसके भी ये फाउंडर थे। इनकी एक कलाकृति है बिंदु। कौन सी कलाकृति है? बिंदु। इस कलाकृति के लिए इनको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सैयद हैदर रजा को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने 1956 में इनको पद्मश्री दिया था, फिर 1981 में इनको पद्म भूषण मिला था, 2007 के आसपास इनको पद्म विभूषण मिला था। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो है, फ्रांस सरकार, उन्होंने लीजन ऑफ द ऑनर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स भी इनको दिया था। धूपगढ़ चोटी की सटीक ऊंचाई जो वर्तमान सर्वेक्षणों में बताई गई है, धूपगढ़ चोटी, इसकी सटीक ऊंचाई वर्तमान जो बताई गई है, उपलब्ध जो अभी रिसेंट सर्वेक्षण उनके अकॉर्डिंग, तो ये 1352 मीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, पंचगढ़ी, और ये पुरानी जगह कहीं आपको 1350 भी मिलेगा, बी 1352। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के संदर्भ में ढाना क्या है? मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध कहां से है, तो ये पातालकोट में है, छिंदवाड़ा पातालकोट की भारिया जनजाति। अपनी इनकी जो छोटी बस्तियां होती हैं उनको कहते हैं ये ढाना। मध्य प्रदेश में ढाना उनका निवास स्थान या उनकी जो कॉलोनीज हैं, बस्तियां, उनको कहा जाता है। और छिंदवाड़ा जिले का जो पातालकोट क्षेत्र है, इस जनजाति का, भारिया जनजाति का एक प्रमुख निवास स्थल है।
आमतौर पे भारिया जनजाति के लोग हैं, ये ऊंचे स्थानों पे रहते हैं, एक पंक्ति में ये घर बनाते हैं, एक रो में, और अपनी खेती के लिए भी देखभाल करने में इनको आसानी होती है, इस खुद को सेफ फील करते हैं जब ये ऊंचाई पे रहते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण उत्तर पश्चिम की ओर घटता जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो ये घटता जाता है, कम होता जाता है, उसकी क्या वजह है? देखिए, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून जब तक उत्तर पश्चिम पहुंचता है, उत्तर पश्चिम का मतलब आप लेके चलिए इसमें भिंड मुरैना, तो उसकी जो मॉइस्चर है, उसकी नमी है, वो काफी कम हो चुकी होती है। बे ऑफ बंगाल से जो शुरू होता है मानसून, मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके घटने का एक मेन रीजन मानसूनी हवाओं की जो आर्द्रता है, नमी है, उसका कम होना है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा जैसे जैसे राज्य के पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी नमी कम होती जाती है और इससे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले दोधन बांध की क्षमता कितनी है? देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना ये पिछले 2-3 साल से चर्चा में है और इसके अंतर्गत एक बांध है, दोधन बांध। इसकी जो कुल कैपेसिटी है 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर है और ये बांध पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पे बनाया जा रहा है, लगभग 77 मीटर की हाइट पे। और केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, इसमें 90% जो पैसा है केंद्र सरकार का है और 10% जो पैसा है वो राज्य सरकार लगा रही है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर बी। बुंदेलखंड के चंदेल वंश के किस शासक ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक सामना किया था? चंदेल रूलर थे ये बुंदेलखंड के। ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने गजनवी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उसे संधि के लिए विवश कर दिया था गजनवी को। बुंदेलखंड के चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर। इन्होंने जो आक्रांता था महमूद गजनवी, उसका सफलतापूर्वक सामना किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, टेस्ट सीरीज के लिए, सब्जेक्ट के लिए ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप, और जनरल स्टडीज के लिए myupsc.in विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रानी दुर्गावती की श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादकों को मिलेगा? रानी दुर्गावती की श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का जो लाभ है, ये मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना के तहत शुरू की गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना एक तरीके से मिलेट मिशन है ये, और इसमें किसानों को जो उन्नत प्रमाणित बीज है उन पे 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये है बी इसका करेक्ट आंसर है, कोदो कुटकी। चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य है ये मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है और मेनली ये जो साउथ में जो जिले आते हैं मध्य प्रदेश में, सदर्न मध्य प्रदेश में, जैसे बैतूल है या फिर पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम हो गया उसका नाम, तो बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इनमें ये काफी प्रचलित है। और इसमें चटकोरा नाम का एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे एक लयबद्ध, एक सुर में आवाज निकलती है, और ये अक्सर सामाजिक उत्सव होते हैं, खुशी के अवसर पे मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है ये चटकोरा नृत्य, कोरकू जनजाति। स्पेशली दक्षिणी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी है? काली मिट्टी, ये डेक्कन ट्रैप के लावा में मालवा में गहरी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट रॉक, डेक्कन ट्रैप। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झाबुआ और धार जिले किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कोपेन का जो
क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का झाबुआ और धार जिले ये AW इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। इसकी विशेषता होती है ग्रीष्म ऋतु में काफी ज्यादा गर्मी, सर्दियां यहाँ ड्राई होती है, शुष्क सर्दियां, और बारिश मुख्य रूप से यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून के टाइम पे होती है जो जून से सितंबर का महीना है उसके बीच में। और मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा और मेनली विशेष रूप से देखें तो जो साउथ वेस्ट के और मिडल जो डिस्ट्रिक्ट है, मध्य भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग इसी श्रेणी में आता है। जैसे धार है, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी और मालवा का कुछ हिस्सा वो इसी क्लाइमेट में आता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है और लोहा गलाने का कार्य करती है? ये जो धधकती भट्टियां हैं उनमें ये लोहा वगैरह गलाने का काम होता है इनका। और ये है अगरिया। अगरिया ये गोंड की ही सब ट्राइब है। जो गोंड ट्राइब है, गोंड जनजाति, उसी की उपजाति है अगरिया। पारंपरिक रूप से ये अयस्क से लोहा गलाने और लोहे के औजार वगैरह बनाने का कार्य करते हैं। अगरिया जो गोंड की ही एक उपजाति। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लगातार दूसरी बार जीता है। इटली के हैं यानिक सिनर, ये इटली के हैं। 2024 में भी इन्होंने ही जीता था पुरुष एकल में, 2025 में भी यही विजेता रहे हैं, तो ये चर्चा में है। करंट अफेयर्स में इस तरीके का एक क्वेश्चन सरप्राइजिंगली दे दिया जाता है। डोमेन नेम में .org मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग है? डोमेन नेम में जो .org है ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए होता है। मध्य प्रदेश का चंदेरी शहर किस उद्योग के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 दावेदारी में शामिल है? मध्य प्रदेश का ये काफी हिस्टोरिकल शहर है चंदेरी, अपनी विशेष बुनाई शैली के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। और यहाँ की जो प्रसिद्ध है चंदेरी हैंडलूम और जो पारंपरिक क्राफ्ट और फोक आर्ट है, शिल्प कला उद्योग, उसके लिए। चंदेरी साड़ियों को इनका जो अनूठा बुनाई कौशल है या जो सांस्कृतिक विरासत है इसको मान्यता देते हुए यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने का दावा प्रस्तुत किया है इन्होंने। क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? एक होता है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक होता है PaaS प्रोजेक्ट एज ए सर्विस, एक होता है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्रोजेक्ट एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और ये आजकल लगभग कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि ये टर्म काफी चर्चा में है। और अभी रिसेंटली AI इम्पैक्ट समिट भी हुआ है नई दिल्ली में, AI इम्पैक्ट समिट हुआ है, तो उसको लेके ये और चर्चा में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो 2025-26 का ही है अभी, और जो बजट है वो 2026-27 का है। इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? जो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट है वो 2025-26 का ही है, अगले एक साल तक यही रहने वाला है। और जो बजट है वो 26-27 का। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है देश में? टोटल फूड प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। 46.63 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है मध्य प्रदेश ने। और खाद्यान्न है, दलहन है या तिलहन है, इन फसलों के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश। और खाद्यान्न की कहें तो दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, जो कि टोटल जो देश का प्रोडक्शन है उसका 13% हो जाता है।
13.04% मध्य प्रदेश कर रहा है। खाद्यान्न प्रोडक्शन देश का लगभग 13%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT-5 का मुख्य आधार क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT-5 है, इसका मुख्य आधार क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे आधारित होते हैं जो डेटा को के कॉन्टेक्स्ट जो होता है डेटा का क्या संदर्भ है उसको बेहतर समझते हैं। GPT-5 ये आधुनिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे आधारित है और ये आर्किटेक्चर सेल्फ अटेंशन सिस्टम का यूज करता है जिसमें मॉडल डेटा का लंबे उसका जो अनुक्रम है उसको समझना प्रोसेस करने में सक्षम होता है। आजकल थिंकिंग वाला सिस्टम आ गया है वो उसमें, तो वो काफी एक्यूरेट आ जाता है, पूरा तो नहीं आता है। ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है GPT-5 लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ सैटेलाइट कोर के रूप में किस नए अभयारण्य को जोड़ा गया है? मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ में माइक्रो सैटेलाइट कोर के रूप में जोड़ा गया है फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। किसको? फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ा गया है। फेन। और ये अभयारण्य कहां पे है? ये मंडला जिले में है और कान्हा के जो टाइगर है उनके लिए एक महत्वपूर्ण बफर और आवास क्षेत्र के रूप में काम करता है ये फेन वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में लमेरा हिल्स कहाँ स्थित है? लमेरा हिल्स कहाँ है? लमेरा हिल्स है ये बेड़ा घाट में है। बेड़ा घाट धुआंधार वाटरफॉल बेड़ा घाट ये सुना होगा आपने, वहां पे जबलपुर में है ये बेड़ा घाट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो लमेरा हिल्स जबलपुर के बेड़ा घाट में ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायनासोर के भी फॉसिल प्राप्त हुए थे, जीवाश्म। और ये लमेरा फॉर्मेशन का हिस्सा है जो क्रेटेशियस टाइम की जो चट्टानें हैं उनके लिए फेमस है। और ये नर्मदा नदी के तट पे बेड़ा घाट के पास में ही है और ये पहाड़ियां लमेटा फॉर्मेशन का हिस्सा है। और भारत का जो पहला जियो पार्क था वो यहाँ स्थापित किया जा रहा है। लमेरा हिल्स भारत का पहला जियो पार्क, पहला भू पार्क, जियो पार्क यहां स्थापित किया जा रहा है। चित्रकला और विशेषता या जनजाति ये मैच करना है। पिथौरा है भील जनजाति की, ये वर्ल्ड फेमस चित्रकला है। पेमा फाल्या इसके प्रसिद्ध कलाकार भी रहे हैं। तो पिथौरा भील जनजाति की ये भित्ति चित्रकला है और इसके प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या, जिसका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या का संबंध किससे है? तो ये भील जनजाति के भित्ति चित्रकला से। गोधनी ये बैगा जनजाति में जो शरीर पे टैटू वगैरह गुदाने की जो एक प्राचीन परंपरा है उससे है। नोहडोरा है ये गोंड जनजाति में घरों की दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाले जो मांगलिक चित्र या अलंकरण है उनको कहते हैं नोहडोरा। गोंड जनजाति में मिट्टी के अलंकरण। तो इसका जो करेक्ट आएगा फर्स्ट वन। चांद का मुंह टेढ़ा है मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म श्योपुर में हुआ था। इनकी और भी कई रचनाएं हैं जैसे ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, और ये चांद का मुंह टेढ़ा। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस घाटी का हिस्सा है? मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र है ये सतपुड़ा कोलफील्ड या कई बार तवा कोलफील्ड भी दिया जाता है। तवा वैली का हिस्सा है। मेनली बैतूल जिले में जो सारणी है उसके आसपास है ये। और जो पश्चिमी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहाँ कोयला गोंडवाना चट्टान जो है उसके अंतर्गत पाया जाता है। जो गोंडवाना रॉक है उस सिस्टम का कोयला पाया जाता है यहाँ पे। पाथाखेड़ा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा नहीं हो तो तवा घाटी। मेनली बैतूल सारणी।
कलचुरी संवत का आरंभ किस शासक द्वारा किया गया माना जाता है? कलचुरी संवत, कलचुरी एरा, इसे त्रैकुटक भी कहा जाता है। और यह प्रारंभ आबिर वंश के शासक थे ईश्वर सेन, आबिर वंश के शासक ईश्वर सेन के द्वारा किया गया था। और यह संवत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के शिलालेखों में मिलता है, जिसे बाद में कलचुरी राजवंश ने आगे बढ़ाया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? एक क्वेश्चन 100% आप मान के चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूछा जाएगा। नीति आयोग जारी करता है ये। देश भर में किसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो देखिए, नीति आयोग जारी करता है ये, और नीति आयोग द्वारा जो जारी किया ये अभी 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश ने लक्ष्य गोल 15 भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, इसमें देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसमें मिले हैं, जो राज्य के बताता है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा ने दी थी? इनको भूषण की उपाधि दी गई थी जो सोलंकी राजा थे चित्रकूट के, राजा रुद्र शाह, उन्होंने इस उपाधि से सम्मान दिया था इनको। मध्य प्रदेश का गणगौर उत्सव मुख्य रूप से किस अंचल में मनाया जाता है? गणगौर ये एक बड़ा पर्व है जिसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, और कई बार आपको पूछ लिया जाता है ईसर गौरा, शिव पार्वती नहीं दिया जाता, ईसर गौरा के नाम से पूछ लिया जाता है, वो गणगौर पे ही होता है। गणगौर ये निमाड़ का काफी बड़ा पर्व है, निमाड़ रीजन में। मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी है ये मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की वजह से मिलती है लाल पीली मिट्टी, और ये पाई जाती है बघेलखंड क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड क्षेत्र में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला यूनिटी मॉल बनकर तैयार हुआ है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा? यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ये यूनिटी मॉल है। आजकल एक सी मार्ट और शुरू किया है अभी इसी बजट में, जो केंद्र सरकार है उसने सी मार्ट एक्चुअली ये सी मार्ट महिलाओं के लिए, जो स्वयं सहायता समूह एसएचजी वगैरह के ग्रुप हैं उनके लिए, उसी तरीके का ये यूनिटी मॉल बनाया है, जो देश का पहला है जहाँ पे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हर जिले का प्रोडक्ट अपने आप में उसकी कोई खासियत होती है, विशेषता होती है। तो अब हर जिले के जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनकी कुछ खासियत है, वो यहाँ यूनिटी मॉल में सेल किया जाएगा उनको। और ये तैयार हुआ है लगभग 350 करोड़ की लागत से उज्जैन में, जिनको जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है और जो काफी फेमस है। इनको मैच करना है, इधर उत्पाद हैं और इधर किससे संबंधित हैं, ये कौन से जिले से। सरबती गेहूं मुख्य रूप से सीहोर और विदिशा जिले में उगाया जाता है, इनको गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं, सरबती गेहूं गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है। इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है 2023 में। सीहोर, विदिशा। सुंदरजा आम, सुंदरजा मैंगो, ये रीवा का फेमस है, स्पेशली रीवा में गोविंदगढ़ जो क्षेत्र है वहां का, और इसकी खासियत ये होती है कि बिना शक्कर के भी मीठा होता है, और इससे मधुमेह के जो रोगी है वो भी इसको खा सकते हैं। गोंड पेंटिंग इसका मुख्य केंद्र है, पाटनगढ़ है वैसे तो इसका मुख्य केंद्र गोंड पेंटिंग का, और पाटनगढ़ आता है डिंडोरी में, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। बटिक प्रिंट, जो बाटिक प्रिंट है ये मेनली बेरूगढ़ का फेमस है, बेरूगढ़ का फेमस हस्तशिल्प है जिसमें मोम का यूज करके कपड़ों पे प्रिंटिंग की जाती है, और बटिक प्रिंटिंग ये बेरूगढ़ आता है उज्जैन में। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी।
निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी आसीन रहे हैं? इनमें से कौन है जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ये बलराम जाखड़ हैं। बी बलराम जाखड़, ये लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं 1980 से 89 तक, लगातार 2 बार 7वीं और 8वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये 2004 से 2009 के बीच में रहे हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं। बलराम जाखड़ हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। ये आपको इवनिंग में आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा 7 से 9 बजे के बीच में। थैंक यू, नमस्कार।